विष्णु प्रभाकर विरचित लघु कथा व्यवस्था का राजदार। प्रथम श्रेणी के डिब्बे के सी कक्ष के द्वार खोलकर युवती ने देखा कि एक बर्थ पर पुलिस कांस्टेबल लेटा हुआ है, दूसरी पर एक बच्ची के साथ एक वयोवृद्ध भद्र पुरुष अधलेटे से कुछ पढ़ रहे हैं। उसने उन भद्र पुरुष के पास जाकर कहा, कृपया जरा ठीक से बैठिए, इस बर्थ पर 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं। भद्र पुरुष ने पुस्तक से दृष्टि उठाकर युवती की ओर देखा और पूछा, और उस बर्थ पर कितने बैठ सकते हैं? सहज भाव से युवती बोली, व्यवस्था का कोई राजदार नहीं होता। विष्णु प्रभाकर की लघु कथा यहाँ समाप्त हुई। अब हम तत्वों के आधार पर हम यदि इसकी समीक्षा करें तो पाते हैं, पहला तत्व पात्र। इसमें 2 पात्र हैं, एक युवती और एक भद्र पुरुष। तीसरा पात्र है जो आपस में किसी भी पात्र के साथ संवाद नहीं करता, सामने की बर्थ पे लेटा हुआ पुलिस कांस्टेबल। मुख्य रूप से 2 पात्र हैं, युवती जो अभी अभी ट्रेन के बोगी में, जिसे बर्थ भी कहा जाता है, बर्थ में आई है, और जो स्लीपर क्लास में यात्रियों के बैठने सोने की सुविधा होती है, जो सीट होती है, उसे बर्थ कहते हैं। तो उस सीट में युवती जो अभी अभी बोगी में प्रविष्ट हुई है, किसी सीट में बैठना चाहती है। एक सीट में एक भद्र पुरुष, भद्र शब्द का प्रयोग किया है विष्णु जी ने। भद्र अर्थात सभ्य, सिविलाइज्ड, एक सभ्य व्यक्ति लेटे हुए हैं और साथ में उनकी बच्ची है, और वो कुछ अधलेटे से कुछ पत्रिका पढ़ रहे हैं। तो युवती उन्हीं से सीट मांग रही कि आप सरक जाइए, एक में 3 बैठ सकते हैं। तो भद्र पुरुष उनको इशारा करता है कि सामने की सीट पे तो एक ही व्यक्ति है और जो लेटा हुआ है वहां कितने बैठ सकते हैं। युवती का प्रत्युत्तर है कि व्यवस्था का कोई राजदार नहीं होता। मैं यहां पर थोड़ा सा असहमत हूं विष्णु जी द्वारा प्रयुक्त इस शब्द से। उन्हें हिस्सेदार शब्द का प्रयोग करना था। व्यवस्था का कोई हिस्सेदार नहीं होता, इस संवाद के साथ, इस वाक्य के साथ लघु कथा समाप्त होती तो ज्यादा प्रभावोत्पादक ढंग से विष्णु प्रभाकर जी बात कह पाते। व्यवस्था का कोई हिस्सेदार नहीं होता, यानी जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का हिस्सा होता है, जो शासन प्रशासन से जुड़ा व्यक्ति होता है, अपने रुतबे, अपने पद, अपने महकमे, अपने प्रभाव के दम पर वह किसी भी क्षेत्र में अपना कब्जा कर लेता है और कोई दूसरा व्यक्ति वहां अपना हक नहीं जता सकता। युवती भी संकुचाहट में है, असमर्थता व्यक्त कर रही है और वह साहस नहीं कर पा रही है कि कांस्टेबल से कहे कि तुम 3 की सीट में अकेले लेटे हुए हो, सिमट जाओ या उठकर बैठ जाओ या मुझे भी बैठने दो। वो तो उस तरफ सीट मांग रही है जहां एक साधारण सभ्य भद्र पुरुष लेटे हुए हैं और साथ में बच्ची भी है, जबकि छोटी बच्ची यदि उनके साथ है तो उनसे सीट नहीं मांगना चाहिए, कांस्टेबल से मांगना चाहिए। लेकिन युवती मांग किससे रही है? उस वृद्ध भद्र पुरुष से। अर्थात सरकारी कर्मचारी से हर कोई डरता है। और अंत जो किया है प्रभाकर जी ने कि व्यवस्था का कोई राजदार नहीं होता, मेरे शब्दों में व्यवस्था का कोई हिस्सेदार नहीं होता। वो अपना हिस्सा शेयर नहीं करना चाहते और आम जनता के दुख दर्द के प्रति उनके मन में कोई संवेदना, सहानुभूति नहीं है और वो बेफिक्र होकर लेटे हुए हैं। कोई और मुसाफिर, कोई और यात्री आए तो उन्हें सीट देना है, उन्हें भी जगह देना है, इस बात से उनको कोई सरोकार नहीं है। उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया है और वो निष्फिक्र होकर लेटे हुए हैं। आने वाले मुसाफिर की उन्हें चिंता नहीं है। इस लघु कथा में जो पात्र हैं, युवती और भद्र पुरुष, वो अपना अपना चरित्र निभाते हैं। और इस माध्यम से दूसरे तत्व की ओर हम बढ़ते हैं, कथानक। इसका कथानक हम देखें तो इसकी कथा वस्तु में 3 पात्र अपने अपने ढंग से हमारे अर्थात पाठकों, श्रोताओं के सम्मुख आते हैं। युवती कथानक को आगे की ओर ले जा रही है और
भद्रपुरुष का जो संवाद है कि आगे जो लेटा हुआ है क्या उसमें तीन नहीं बैठ सकते, तो कुल मिलाकर कथानक बहुत ही सुगठित है और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। और कथानक के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लोगों के चरित्र पर, शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्ति और आम व्यक्ति के जीवन संघर्ष को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तीसरा तत्व है संघर्ष। लघु कथा में संघर्ष या चुनौती या समस्या होती है जिसका सामना पात्र करते हैं, तो युवती यहाँ उस संघर्ष की साक्षी है और उसका वह सामना कर रही है। चौथा तत्व है मोड़। कहानी कहाँ से टर्न लेती है कि जब भद्रपुरुष कहते हैं कि तुम सामने क्यों नहीं बैठ जाती, तो युवती असमर्थता व्यक्त करती है और कहती है व्यवस्था का कोई राजदर नहीं होता। तो यहाँ से कहानी टर्निंग लेती है, मोड़ लेती है और अपने समापन की ओर भी जाती है। समाधान। लघु कथा का समाधान निष्कर्ष होता है, संघर्ष के बाद आने वाला तत्व है। और यहाँ समाधान यही बताया है लेखक ने कि लोग विवश होकर, मजबूर होकर किस तरह से हालातों से समझौता कर लेते हैं। स्थल और समय। स्थल यहाँ एक ट्रेन का वातावरण है, एक ट्रेन की बोगी है, ट्रेन का डिब्बा है। समय यात्रा का है। तो स्थल, समय, वातावरण, अवधि जो है कहानी में बहुत ही अच्छे से चित्रित, वर्णित की गई है। विषय वस्तु। ये इसमें मुख्य विचार या जो संदेश है जो लोगों तक, पाठकों, श्रोताओं तक पहुंचाना है, विष्णु प्रभाकर जी इसमें पूरी तरह सफल हुए हैं और विषय वस्तु के माध्यम से वो अपना संदेश लोगों तक पहुंचा पाए हैं कि किस तरह आम आदमी विवश और मजबूर होकर के हालातों को स्वीकार कर लेता है और जहर के घूंट विवश होकर पी लेता है, अपनी जिंदगी इसी तरह घुटकर जी लेता है। सुनने हेतु शुक्रिया। प्रस्तुति प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।